Hi everyone. Am I audible to you? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग अंकिता, चंदर, शिवम, वेद प्रकाश, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी जिस जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वॉइस आ रही है, सब बढ़िया है। चलिए, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम इस सीरीज़ में कवर कर चुके होंगे। अगर कुछ रहता होगा तो उसे भी आप एक बार प्लीज़ देख लेना। वैसे कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो हमने छोड़ा है, सब कुछ ए टू जेड हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी किसी को थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना हो, थ्योरेटिकल मतलब कि थ्योरी लिखनी है, अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो एक बार थोड़ा-सा बुक को देख लेना, है ना? उनके लिए बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। आप एक बार प्रीवियस क्यू भी लगा के देख लेना। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है भाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने हमारे रूबरडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन की बातें की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखना कि रूबरडॉक्सिन में कोई भी लेवाइल सल्फर नहीं होता। और फिर फेरिडॉक्सिन हमारी एक अदर क्लास होती है, जो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, रूबरडॉक्सिन भी और फेरिडॉक्सिन भी। तो आपको फेरिडॉक्सिन में भी 2 आयरन सिस्टम, 3 आयरन सिस्टम एंड 4 आयरन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बुक आप हुई देख सकते हो। ठीक है, और अगर बिल्कुल बेसिक देखना है, बिल्कुल बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग समझ करना है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट शुरू रहे, तो अजय कुमार देख सकते हो, वरना आप हुई भी देख सकते हो। हुई में आपको अच्छा लगेगा। CSR नेट में बायो इनऑर्गेनिक 6 के आसपास, 6 मार्क्स के आसपास पूछी जाती है ना। एक 4 मार्क्स में देखा जाता है, एक 2 मार्क्स में देखा जाता है, तो लगभग इतने मार्क्स का पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है और सबसे मेन बात है कि वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, है ना। मोस्टली क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई? मैच द फॉलोइंग के बनते हैं कि मेटल्स और उनके फंक्शन दिखा देगा, या मेटलो एंजाइम दिखा देगा, उनके फंक्शंस को मैच करो, या पर्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर पूछ लेगा। लेट सपोज कोरिन के ऊपर पूछ लिया, पोरफायरिन रिंग के ऊपर पूछ लिया, या फिर क्लोरीन रिंग के ऊपर पूछ लिया। इस तरीके से भी चीजें चलती हैं, डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें हमारा मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर सिस्टम एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर सिस्टम हमें देखना है। तो हेडिंग डालेंगे क्या? मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर सिस्टम। इसमें इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत आपको भाई हाँ, ट्रांसफेरिन एंड फेरेटिन देखना है, मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है? एक फेरिटीन आपका आता है। क्या आता है भाई? फेरिटीन। फेरिटीन क्या क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? ये चीजें आपको आई थिंक, अगर आपने कभी भी बायो इनऑर्गेनिक पढ़ी है तो ये वाली चीजें आपकी आती होंगी।
फेरिटीन, ये हमारे आयरन को स्टोर करता है। क्या करता है? इट स्टोर द आयरन, ये आयरन को स्टोर करता है। ये कौन सा स्टोरेज है? ये आयरन स्टोरेज प्रोटीन है। तो यहां पर लिख लो इट स्टोर द आयरन, सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। दूसरी बात, वाटर सोल्यूबल होता है, इट इज वाटर सोल्यूबल। क्या होता है भाई? वाटर सोल्यूबल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? ये ध्यान रखनी है कि इट स्टोर्स द आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयरन को स्टोर करता है, और जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी आयरन की, ये उसको रिड्यूस करके +2 फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो ये लिख लेना, इट स्टोर द आयरन इन +3 फॉर्म, स्टोर Fe इन +3 फॉर्म, +3 फॉर्म में ये उसे स्टोर करता है। इट रिलीजेस whenever we required it releases the iron in +2 oxidation state। ठीक है, यू लिख लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ती है। whenever we required Fe it reduces Fe+3 and release in Fe+2 form. It reduces the Fe+3 and release in Fe+2 form। क्लियर है? एक और बात ध्यान रखना कि ये HCP लैटिस बनाता है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी जो लैटिस स्ट्रक्चर का भी पूछ लिया जाए तो HCP आपको बताना है। ठीक है भाई, HCP लैटिस की ये फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान करना है। ठीक है भाई, यस। देखो रिपीट करते हैं। शिवांश आप लेट जुड़े हो आई थिंक। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? मेटल स्टोरेज और मेटल ट्रांसफर सिस्टम हमें देखना है। इसके अंतर्गत हमें आयरन स्टोरेज का एक देखना है। आयरन स्टोरेज कौन सा होता है? हमारा फेरिटीन। आयरन को ट्रांसफर करने वाला कौन होता है? ट्रांसफरिन एंड साइड एरोस्फेयर। और हमें कॉपर के बारे में भी ये चीज देखनी है। तो कॉपर में आपको सेरुलोप्लाज्मिन होता है, जो कि कॉपर को स्टोर करता है और कॉपर को ही ट्रांसपोर्ट करता है सेरुलोप्लाज्मिन। तो एक बार फेरिटीन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें लिखो। फिर हम किसके बारे में बातें करेंगे? फिर हम ट्रांसफर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है भाई, और इसका कलर अगर आपसे पूछे तो रेडिश ब्राउन कलर बता देना। इसका कलर क्या बताओगे? रेडिश ब्राउन कलर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना। रेडिश ब्राउन कलर इसका बता दो। एक बार इसे नोट डाउन कर लो भाई। आई थिंक नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा, तो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रख लेना। रेडिश ब्राउन कलर। गुड मॉर्निंग तेजस्विनी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? चलिए, ये हो गया हमारा क्या? मेटल स्टोरेज। एक बार मेटल ट्रांसफर देख लो। मेटल ट्रांसफर आप क्या देखोगे? ट्रांसफरीन। पहला आपको क्या देखना है? ट्रांसफरीन। ये ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी में काम करता है। ट्रांसफरीन ये क्या करता है? इट ट्रांसफर्स द आयरन फ्रॉम स्टमक टू ब्लड। इट ट्रांसफर्स द आयरन फ्रॉम स्टमक टू द ब्लड स्ट्रीम। स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में ये आयरन को ट्रांसफर करता है। ये प्लीज ये बात ध्यान रखना। ट्रांसफरिन क्या काम करता है? आयरन को ट्रांसफर करता है। किससे? स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में। और फेरिटीन आयरन को स्टोर करता है किस में? +3 फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे आपको जरूरत होगी वो +2 फॉर्म में आपको रिलीज कर देगा, है ना। HCP लैटिस बनाता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है। एक और है आपका ट्रांसफरिन हो गया, ये कौन से सिस्टम है भाई, ये है आपके मेटल ट्रांसफर सिस्टम है, मेटल ट्रांसफर सिस्टम आप देख रहे हो। अभी आपने मेटल स्टोरेज पहले देख लिया है, ये है मेटल ट्रांसफर। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों से ही भाई नंबर आ सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों से ही नंबर आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग कैम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो इसके बाद एक साइडेरोस्पेयर भी होता है। साइडेरोस्पेयर ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आयरन को ट्रांसफर करता है, तो लिख लो इसके बारे में भी, इट ट्रांसफर्स आयरन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात भी लिख लो एक बारी। इट ट्रांसफर्स, ये क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है द आयरन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो भाई ये हमारा ट्रांसफरिन और साइडेरोस्पेयर के बारे में बातें हो गई है। फेरिटिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। देखो एक एक पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकता है, इन छोटे छोटे पॉइंट से आपको हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज किसी भी पॉइंट को हल्के में मत लेना, है ना, किसी भी पॉइंट को हल्के में मत लेना भाई। क्लियर है। देखो बायोइनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जिसके शॉर्ट नोट्स क्या ही बनाएंगे हम, है ना, क्योंकि सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी हमने देखे हैं एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, अगर हमने थ्रोली पूरे चैप्टर को पढ़ा है, पूरी थ्योरी पढ़ के उसकी कुछ कंपाइलेशन की है, थ्रू आउट कुछ ना कुछ निकाला है उस चैप्टर से, छोटी 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 बातें निकाली हैं, तो अगर वो चीजें आपने की है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कट जाएंगे, है ना, बहुत रेयर चांस है। तो ये हमारे हो गया है क्या, मेटल ट्रांसफर, ट्रांसफरिन एंड साइडेरोस्फेयर। ये तो हो गई थी आयरन की बातें। किसकी बातें हो गई थी भाई, आयरन की बातें। एक बार हम कॉपर के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉपर भी, आयरन और कॉपर एक इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, है ना। इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, चाहे वो हेमोसाइनिन हो, चाहे प्लास्टोसाइनिन हो, चाहे एजुरिन हो। कॉपर के बारे में वहां से उठते हैं क्वेश्चन। आयरन के बारे में तो बहुत दुनिया भर की जगह है क्वेश्चन उठाने के लिए, जैसे कि हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, अगर नॉन हेम में देखें तो हेमरिथ्रिन हो गया, फिर आपका ये देख सकते हो आप साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज देख सकते हो, और उसके बाद आप क्या देखोगे, आयरन सल्फर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन सल्फर सिस्टम। ट्रांसफरिन, ट्रांसफरिन आयरन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम स्टमक टू ब्लड स्ट्रीम, बस ये बात ध्यान रखनी है भाई सचिन जी। ट्रांसफरिन क्या करता है, आयरन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम स्टमक टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, खून के बहाव में ये आयरन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है सचिन, चलिए एक बार सेरुलोप्लाज्मिन देख लो, सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है। ध्यान रखना ये, इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर द क्या, कॉपर। ये आयरन को, कॉपर को स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो देखेंगे। इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर द कॉपर, इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर द कॉपर। ठीक है, देखो आपने विल्सन डिसीजेस के बारे में सुना होगा, है ना, विल्सन डिसीजेस के बारे में सुना होगा। विल्सन डिसीजेस के बारे में हम देखते हैं भाई। ठीक है, विल्सन डिसीजेस क्या होती है, कोई स्ट्रक्चर नोन नहीं है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए आप गूगल कर लेना एक बारी, ट्रांसफेरिन के लिए। विल्सन डिसीजेज अगर हमें पूछा जाए तो विल्सन डिसीजेज किस कारण होती है, अगर कोई बताना चाहे। देखो विल्सन डिसीजेज से दो क्वेश्चन उठते हैं कि विल्सन डिसीज एक्सेस ऑफ कॉपर के कारण होती है। कॉपर जब ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है हमारी बॉडी में, तब विल्सन डिसीजेज होती है। और विल्सन डिसीजेज के साथ एक बात और लिखी जाती है कि जब जब लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन होगा ना, मतलब कॉपर को स्टोर करने वाला जो प्रोटीन है उसकी लेवल लो होगी, तब भी विल्सन डिसीजेज होगा। तो विल्सन डिसीजेज सिर्फ एक्सेस ऑफ कॉपर आएगा तो वो भी सही है, और लो लेवल ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन भी आएगा तो भी सही है। समझ में आया ये बात, विल्सन डिसीजेज के बारे में बात कर रहा हूं भाई मैं।
देखो एक्सेस ऑफ कॉपर, क्या कहेंगे भाई, एक्सेस ऑफ कॉपर कॉजेज विल्सन डिसीजेज। क्या करती है भाई ये, विल्सन डिसीजेज हो जाती है एक्सेस ऑफ कॉपर के कारण। और ये बात भी गलत नहीं है कि अगर यहां पर हम ये लिखें कि लो लेवल ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन भी विल्सन डिसीजेज कहता है, ठीक है। यस, कॉपर डिसीजेज होती है पर एक्सेस ऑफ कॉपर के कारण होती है। डेफिशिएंसी मत लिख के आना, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर के कारण नहीं होती है, वो एक्सेस ऑफ कॉपर के कारण होती है, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन के कारण होती है। अगर कॉपर को स्टोर करने वाला प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है या किसी की बॉडी में कम है तो वहां पर विल्सन डिसीजेज होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन। अगर कॉपर को स्टोर करने वाला प्रोटीन कम है तो वहां पर बॉडी के अंदर कॉपर एक्सेस हो जाएगा और डिपॉजिट होने लगेगा, इसके कारण विल्सन डिसीज हो जाती है। एंड दैट इज कौन सा है कॉपर स्टोरेज प्रोटीन, सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यस, गुड मॉर्निंग केमिस्ट्री, गुड मॉर्निंग भाई। और एक चीज आपने और देखा होगा कि विल्सन डिसीजेज अगर किसी को होती है तो उसको चिलेटिंग दिया जाता है ना, चिलेटिंग सब्सटेंस दिया जाता है। डी पेनिसिलमाइन हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, डी पेनिसिलमाइन हम यूज करते हैं फॉर द चिलेटिंग एजेंट। वो कॉपर को चिलेट कर लेता है, कॉपर को चिलेट कर लेता है, जिसके कारण विल्सन डिसीज हम यूं कहेंगे कि कॉपर डिपॉजिट होना कम कर देता है बॉडी में। इट कैन बी क्योर्ड, it can be cured by giving chelating agent, by giving chelating agent, chelating substance लिख लो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, डी पेनिसिलमाइन, पेनी, इसमें पूरे लिखना पड़ता है तो भाई आधा टाइम तो मेरा बॉडी में चला जाता है, पेनिसिलमाइन, क्योंकि इसमें सारी बातें भाई लिखनी पड़ेंगी तब जाके क्लियर होगा। तो ये बात ध्यान रखना, हम डी पेनिसिलमाइन का यूज करते हैं इसको क्योर करने के लिए जब एक्सेस कॉपर बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। समझ में आया ये सारी बातें भाई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। भाई किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सब ओके है, क्लियर है। डी पेनिसिलमाइन इसको यूज किया जाता है चिलेट करने के लिए। चलें आगे। हाँ, सेरुलोप्लाज्मिन, देखो सेरुलोप्लाज्मिन क्या करता है भाई, कॉपर को स्टोर करता है और कॉपर को ट्रांसफर करता है। हमारा कॉपर स्टोरेज प्रोटीन अगर हम देखेंगे तो सेरुलोप्लाज्मिन है। विल्सन डिसीजेज एक डिसीजेज है जो किस कारण होती है, एक्सेस ऑफ कॉपर के कारण होती है। हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है ना, हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है कॉपर। और अगर वो कब डिपॉजिट होएगा, जब कॉपर को स्टोर करने वाला प्रोटीन काम नहीं कर रहा। कॉपर को स्टोर करने वाला प्रोटीन उसको स्टोर करके रखेगा और जब जरूरत होगी जब रिलीज करेगा तो सारी कहानियां सही चलती रहेंगी। मगर जैसे ही सेरुलोप्लाज्मिन की लेवल लो जाती है तो कॉपर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाता है और वो विल्सन डिसीजेज को कॉज करता है। अगर इसकी लेवल अच्छी है तो ये कॉपर को अच्छे से स्टोर करके रखेगा, कभी भी बॉडी में एक्सेस कॉपर नहीं फैलेगा। अगर इसकी लेवल कम है, सेरुलोप्लाज्मिन की लेवल कम होने लग जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉपर एक्सेस में बॉडी में फैल रहा है, जिसके कारण विल्सन डिसीजेज हो रही है। वो
वो बॉडी में नहीं, इसके हाँ बॉडी में होता है, मगर सेरुलोप्लाज्मिन उसको स्टोर करके रखता है और फंक्शन के लिए रिलीज तब करता है जब उसकी जरूरत होती है। अगर इसकी लेवल कम होगी तो वो पूरी बॉडी में ही रहेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। कॉपर को स्टोर ये करेगा भाई सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को स्टोर करेगा। जब सेरुलोप्लाज्मिन की लेवल लो होगी तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर अब बॉडी में एक्सेस फैल रहा है। जब सेरुलोप्लाज्मिन की लेवल लो होगी तो कॉपर बॉडी में एक्सेसली फैल रहा है और विल्सन डिसीजेस को कोज कर रहा है। तो विल्सन डिसीजेस के दो रीजन होते हैं, मतलब बात एक ही है पर स्टेटमेंट दो हो सकती है कि विल्सन डिसीजेस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कॉपर एंड इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन इन अवर बॉडी। ये बात ध्यान रखो भाई, ये दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कॉपर एक्सेस के कारण विल्सन डिसीज होगी, है ना, फ्री कॉपर घूमेगा, या फिर कॉपर स्टोरेज प्रोटीन कम है हमारी बॉडी में, इसके कारण भी विल्सन डिसीजेस की स्टेटमेंट सही बैठेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, कहां पर दिक्कत आ रही है बताएं जिसको दिक्कत है भाई। क्लियर है? हेल्पलेस, क्रिस्टल क्लियर सर। ठीक है भाई, चलिए एक बार तो क्लियर नहीं हुआ और दूसरी बार में क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ये अपना डी पेनिसिलिन होता है, ये इसको क्या करता है, देखो डी पेनिसिलिन कुछ इस तरीके से हमारा होता है। CH2 हो गया, है ना, CH2S हो गया, यहाँ पर CH3OOH NH2, यहाँ पर ये और ये इसको चिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब वो कॉपर जो नुकसान पहुंचा सकता था बॉडी के अंदर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉपर चिलेट हो गया मेरा, इसलिए हम चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। कॉपर इज गेटिंग चिलेट, कॉपर इज गेटिंग चिलेट, कॉपर को चिलेट कर दिया गया है, अब वो बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दवाइयों का यही तो काम होता है, जो चीज नुकसान पहुंचा रही होती है उसको कवर कर लेते हैं। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाई, है ना, लेक्चर खत्म होने के थोड़ी देर बाद ये आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, इसमें एक वो और होता है भाई, कार्बन और होता है एक, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। CS और यहाँ से ये डोनेट कर, ये 2 MB लगे होते हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर ध्यान रहे तो ध्यान रख लेना, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं स्ट्रक्चर के कारण मैं बाकी सारी चीज भूल जाऊं। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसको चिलेट कर रहा है, इसको अपने काम करने से रोक रहा है। यस भाई, अगला N2 फिक्सेशन ही है। क्लियर है? देखो कुछ चीजें बायो इनऑर्गेनिक में आपको समझ के अपने दिमाग में डाल के आगे बढ़ना है, पॉइंट्स में लिख के आपके आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा, वो आपको हेल्प करेगी, है ना, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इन चीजों को लेट सपोज इस विल्सन डिसीजेस को स्किप कर दें और क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो क्या फायदा। इससे अच्छा 2 पॉइंट में अगर बातें क्लियर हो रही हैं तो उन बातों को क्लियर करा जाए ना, क्यों भाई, समझ में आया? चलें आगे। चलिए, तो ये हो गया है कॉपर स्टोरेज प्रोटीन की कहानी, सेरुलोप्लाज्मिन। अगर सेरुलोप्लाज्मिन कम होगा तो विल्सन डिसीज हो जाएगी, है ना। किसी के अंदर भी सेरुलोप्लाज्मिन भगवान करे कम ना हो, बहुत बढ़िया से सेरुलोप्लाज्मिन हो और उसके अंदर विल्सन डिसीज कभी भी ना हो। हालांकि ये थोड़ा सा जेनेटिक भी डिसीजेज है ना, कोई भी डिसीज कंप्लीटली जेनेटिक तो नहीं है भाई, मगर इस कुछ अंश पाए जाते हैं। चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बॉडी में हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, उसके काम को बदल रहे हैं, नाइट्रोजन से कुछ और चीज बना रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आपको मोलिब्डेनियम का दिखाना है तो मोलिब्डेनियम का अभी यहाँ पर आएगा भाई, है ना। और अगर आपको मैग्नीशियम का दिखाना है तो आप किस में बोलोगे, क्लोरीन रिंग में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो भी अभी थोड़ी देर में आने वाला है। देखो हमें जो पता है
नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर मुझे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से अमोनिया को जनरेट करना है तो हैबर प्रोसेस से मैं लेता हूं N2H2 और उससे मैं क्या जनरेट कर देता हूं, अमोनिया को जनरेट कर देता हूं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर मैं देखूं तो भाई इंडस्ट्रियल में कैसे होती है, ये हमारा N2 है, ये हमारा H2 है और हमने यहां पर क्या जनरेट कर दिया, 2NH3 जनरेट कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन लेकर। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गई है। मगर एक हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती है ना, नेचुरल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर हम कहें, वहां पर आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज होता है। कौन यूज होता है भाई, नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, N2 को कन्वर्ट करता है किसमें, 2NH3 में। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ और भी चीजें होंगी जो इसको करवा रही होंगी, तो वो भी हम देखेंगे। और ये किसके थ्रू होता है, वाया द नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन करवाता है इसको भाई, नाइट्रोजनेज एंजाइम ये कहानी पूरी करवाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है आपको, नाइट्रोजनेज एंजाइम की कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिडक्टेज कंपोनेंट, एक नाइट्रोजनेज कंपोनेंट। बस वो स्टडी कर लिया और वो क्या क्या काम करता है वो स्टडी कर लिया, बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है वो स्टडी कर लिया, रिएक्शन क्या होती है वो स्टडी कर लिया, तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में अपने दिमाग में डाउट बनाएंगे, है ना। बिना पूरा पढ़े डाउट नहीं लाएंगे, क्योंकि फिर वो दिक्कत करते हैं। समझ रहे हो ना भाई, बिना पूरा पढ़े हम डाउट नहीं लाएंगे। तो लिख लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनर्ट डाइनाइट्रोजन कन्वर्टेड टू द अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनर्ट डाइनाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है कौन, इनर्ट डाइनाइट्रोजन। यस, देखो जो एनिमल के लिए डिफाइन करते हैं वो हम इधर ह्यूमन बीइंग के लिए भी करते हैं। बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये उनकी स्टडी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी थी। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट क्या है नाइट्रोजनेज एंजाइम के। तो आइए शुरू करते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम कंटेन टू कंपोनेंट। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि नाइट्रोजनेज के अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान से समझना इसको, कंटेन टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट रखता है वो। कौन कौन से रखता है भाई, एक कंपोनेंट होता है रिडक्टेज कंपोनेंट। ठीक है, रिडक्टेज कंपोनेंट, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें हमें कोई बातें ध्यान नहीं रखनी है। रिडक्टेज कंपोनेंट है एक हमारे पास, और एक है हमारे पास नाइट्रोजनेज कंपोनेंट। नाइट्रोजनेज कंपोनेंट हमारे पास है। ठीक है, रिडक्टेज कंपोनेंट एंड नाइट्रोजनेज कंपोनेंट हमारे पास है। ठीक है, पूरा पहले इसको देखना, फिर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताना। देखो जो रिडक्टेज कंपोनेंट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर टू रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ऑफ व्हाट, रिड्यूस फॉर्म ऑफ फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन कौन सा, Fe4S4, है ना। इसके अंदर टू रिड्यूस फॉर्म होती है Fe4S4 की, किसके अंदर भाई, रिडक्टेज कंपोनेंट के अंदर। मतलब अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो एक तो कंफर्म हो गया कि आयरन पाया जाता है, क्योंकि उसके रिडक्टेज कंपाउंड में टू रिड्यूस फॉर्म होती है किसकी, टू रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Fe4S4 आयरन सल्फर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, रिडक्टेज कंपोनेंट बेसिकली रिडक्शन दिखा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहा होगा, और ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं किसमें यूज होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यूज होते हैं, आयरन सल्फर सिस्टम। तो यहां पर लिख लेना Fe S सिस्टम होता है।
ठीक है, एक क्यूब यहां पर, दूसरा क्यूब यहां पर, उनके बीच में एक सल्फर के कारण ब्रिजिंग होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि लेट सपोज ये है हमारा, इसी तरीके से था ना भाई FeS4, याद करो कल की क्लास। ठीक है, यहां पर मैंने बिठा दिया किसको, यहां पर मैंने बिठा दिया आयरन को, यहां पर सल्फर होगा तो यहां पर एक आयरन होगा, और दूसरा यहां पर एक और क्यूब होगा Fe4S4 का। कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से एक आयरन यहां पर होगा और यहां पर सल्फर के कारण ब्रीजिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका सिस्टम बनेगा। ठीक है भाई, ये सिस्टम होगा। ध्यान रखना, ये है आपका क्या भाई, FeS4 सिस्टम। ठीक है, ये सल्फर हो गया, ये आयरन हो गया, तो यहां पर ये सल्फर हो गया, इधर एक आयरन आएगा, इधर एक सल्फर हो गया। ठीक है, और इधर एक सल्फर। बाकी जगह अल्टरनेट पोजीशन पर आयरन देने हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आयरन आयरन, ठीक है भाई, तो हमारे ये सिस्टम हो गया, 4 आयरन हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बनता है Fe4S4 का। ये एक Fe4S4 है। बेसिकली ध्यान क्या रखना है, ये तो बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा दिया। आपको ध्यान रखना है कि 2 आयरन सल्फर सिस्टम यहां पर होते हैं, किसके अंदर, रिडक्टेज कंपाउंड के अंदर 2 Fe4S4 सिस्टम होते हैं जो इस तरीके से लिंक होते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अब जो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई। ये सिस्टीन वाली यूनिट के कारण है भाई। ये यहाँ पर जो सिस्टीन यूनिट जुड़ी हुई होती है ना आयरन की, उसका सल्फर है। सिस्टीन यूनिट जो आयरन के साथ जुड़ा होता है, शिवांश हमने Fe4S4 में देखा है सिस्टीन यूनिट, उसके कारण यहाँ पर सल्फर दिखाई देता है। ठीक है, मगर ये बात बोली जा सकती है कि जो ब्रिज कर रहा है वो कौन सा ब्रिज है, वो Fe और सल्फर के बीच में ब्रिज बन रहा है, सिस्टीन यूनिट के कारण ये यहां पर होता है। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रोजिनेस, ये तो हमारा क्या हो गया, रिडक्टेज कंपाउंड। नाइट्रोजिनेस कंपाउंड सेम चीज रखता है मगर मोलिबिडिनियम भी साथ रखता है, 2Fe4S4 प्लस मोलिबिडिनियम ये यहां पर रखता है। और इसकी एक्टिव साइड क्या होती है, एक Fe यहां पर, सेम उसी की तरह दूसरा Fe यहां पर, ये मोलिबिडिनियम से इस तरीके से जुड़ता है, यहां ऐसी कहानी इसकी होती है, FeMO Fe, और यहां पर आकर N2 लगता है और रिएक्शन शुरू होती है। ये है नाइट्रोजिनस कंपाउंड की एक्टिव साइट। क्या है भाई, ये नाइट्रोजिनस कंपोनेंट की एक्टिव साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नाइट्रोजिनस कंपोनेंट की ये एक्टिव साइट है ये। ठीक है, क्लियर है भाई? वो सल्फर लेवाइल नहीं होगा भाई, सिकंदर जी। ठीक है, आइए एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो भाई, क्लियर है सब कुछ? ध्यान क्या रखना है, नाइट्रोजनस फिक्सेशन रिएक्शन है क्या? नाइट्रोजनस फिक्सेशन रिएक्शन ये है कि नाइट्रोजनस एंजाइम की हेल्प से हम डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरी सिस्टमेटिक थिंग को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इन्वॉल्व क्या होती है चीजें, इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिडक्टेज कंपोनेंट जिसके अंदर FeS4 सिस्टम होता है, और नाइट्रोजनस कंपोनेंट जिसके अंदर Fe4S4 सिस्टम होता है मगर मोलिबिडिनियम भी होता है, और मोलिबिडिनियम 9 से लिंक होता है, और यहां से ही एक्टिव साइट बनती है और रिएक्शन शुरू होती है।
ओवरऑल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कि ओवरऑल रिएक्शन है क्या। ठीक है भाई, ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, इधर आओ, इधर देखते हैं, समझते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चन लगेंगे, एक बार आप पूरा कवर होने दो, पूरा समझो तो सही। यहां पर NH3 है, तो सॉरी N2 है, NH3 कहां से आ गया अभी, N2 है, 8 हाइड्रोजन है, 8 प्रोटॉन सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, और 16 ATP है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। और ये आपको किस में कन्वर्ट करके देगा, रिएक्शन को NH3 में कन्वर्ट करके देगा, और यहाँ पर आपको H2 रिलीज होगी। ध्यान रखना H2 रिलीज होगी। हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, H2 डाल के आप अमोनिया बनाते हो, मगर यहाँ पर H2 रिलीज होता है। 16 ADP होगा, 16 क्या होगा, ADP होगा, और 16 फॉस्फेट्स जो मतलब अलग होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल निकल चुके होंगे बाहर, सैचुरेटेड आइसोलेटेड जो होंगे वो होंगे यहां पर। देखो एटीपी यहां पर ट्राई फॉस्फेट होता है, ट्राई से आप डाई पे आए तो यहां पर जो 16 बचे हुए हैं वो अलग से निकलेंगे, इंडिविजुअल फॉर्म में निकलेंगे, इसलिए हमने 16 पीआई लिख दिया। ठीक है, और एटीपी क्यों है, ये एक एनर्जी फॉर्म है ना, एनर्जी दे रहा है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। यहां से यहां जो ये कंपोनेंट हो रहा है 16 एटीपी से 16 एडीपी और 16 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन हो रहा है, यहां से रिएक्शन को एनर्जी मिल रही है कि रिएक्शन पूरी हो सके। ठीक है, ये कन्वर्जन 16 एटीपी से 16 एडीपी प्लस 16 इंडिविजुअल फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए, ये बात ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये भाई कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार भाई इसे भी ध्यान रख लेना। ये तो पूछ चुके हैं एग्जाम में, ये पूछे जा चुके हैं, 8 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है, मगर यहां पर 16 एटीपी को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं भाई, आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं। आप अभी बायोमोलिक्यूल्स में जब जाओगे, बायोमोलिक्यूल्स में आपको वहां पर शुगर और ये सब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, राइबोस फॉर्म ये सब देखोगे, तो वहां पर आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल फॉस्फेट कैसे निकलकर एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। पूरे पूरे साइकिल्स होंगे। जिसने कभी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट अपने मेजर में लिया होगा उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना। तो इसको ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन एनर्जी दे रहा है बेसिकली कन्वर्ट होने के लिए। 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो कि जो ये एटीपी का कन्वर्जन हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एटीपी का कन्वर्जन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट देने के लिए नहीं हो रहा, वो काइनेटिकली रिएक्शन जल्दी हो जाए इसलिए ये कन्वर्जन हो रहा है। मतलब जो काइनेटिकली जो हमारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के लिए ये कन्वर्जन हो रहा है। तो बात ध्यान रखना, एटीपी हाइड्रोलिसिस फेवर द काइनेटिकली अप्रोच। थर्मोडायनेमिकली वो नहीं कर रहा, वो काइनेटिकली जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उनको कम कर रहा है। देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसे। इंटरमीडिएट भी ध्यान रखना कि क्या बनते हैं वो, इसके कारण आपको समझ में आएगा। यहां पर है क्या, N2 है, ये गए हम, ये गए हम, यहां पर हम आ गए। दो इंटरमीडिएट बनेंगे, NH डबल बॉन्ड NH, फिर आपको NH2 और यहां पर 2NH3 आपको मिलेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन होगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि एटीपी हाइड्रोलिसिस इज यूज्ड टू रिड्यूस दिस एनर्जी गैप। इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर एटीपी हाइड्रोलिसिस काम नहीं कर रहा। एटीपी हाइड्रोलिसिस का जो मेन अप्रोच है वो काइनेटिकली है, थर्मोडायनेमिकली नहीं है। ये स्टेटमेंट आ सकती है, इसको ध्यान रख लेना भाई, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस डज नॉट फेवर द रिएक्शन
थर्मोडाइनेमिकली, बट इट मेक्स द रिएक्शन काइनेटिकली फिजिबल। ठीक है, यहां पर लिख भी लो यार कहीं, एटीपी हाइड्रोलिसिस makes the reaction kinetically feasible, makes the reaction काइनेटिकली फिजिबल। वो काइनेटिकली फिजिबल कर रहा है रिएक्शन को, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आज तक नहीं पढ़ा है, आज दिखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो याद रखोगे, क्वेश्चन में हो जाएगा। पढ़ी हुई चीज बार बार पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे, कुछ नया तो ऐड करना ही ना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, तभी तो रैंक चेंज होगी, है ना, तभी तो रैंक चेंज होगी भाई। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? स्प्रेड पीस, अंकिता, केमिस्ट्री, वैष्णवी, शिवांश, सिकंदर, सब क्लियर है? कोई समस्या सिर्फ इसके रिगार्डिंग? और कोई समस्या है तो भाई ना, हम यहाँ पर क्या ही कर लेंगे उस समस्याओं का। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। सारे एस से जुड़े हुए हैं लगता है, स्प्रेड, पीस, सोलंकी, शिवांश और सिकंदर। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देखो अब फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना। एक टर्म हमारा फोटोसिंथेसिस भी है, फोटोसिंथेसिस भी पूछ लिया जाता है, आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जब मेरे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे नहीं, मेरे प्लांट के 6 CO2 12 पानी के साथ लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनाएंगे? C6H12O6 का जनरेशन करेंगे और हमें क्या देंगे? O2 देंगे, तब हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। C6H12O6 प्रोसेस जब होगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 6C नहीं आएगा भैया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? अब इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? यहां पर CO2 का क्या हो रहा है, बताओगे जरा? यस, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अपना भोजन बनाते हैं भाई ये, है ना, अपना भोजन बनाते हैं। इसमें एक ये भी लिख सकते हो कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट, CO2 का क्या हो रहा है भाई? CO2 का यहां पर क्या हो रहा है? CO2 गेटिंग रिडक्शन, यहां पर क्या हो रहा है? CO2 CO2 क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, CO2 गेटिंग रिडक्शन, CO2 रिड्यूस हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है भाई? H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? देखो पानी है, पानी से हाइड्रोजन हट के आपको O2 मिल रहा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक क्या प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? तो बिल्कुल हाँ, ये रिएक्शन रिडॉक्स है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको गलत मत ठहरा देना, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। CO2 का रिडक्शन और H2 का क्या? ऑक्सीडेशन। टोटल 12 पानी के मॉलिक्यूल यहां पर हमें चाहिए।
ठीक है भाई। यस, ब्लैक पेन, सॉरी बुक पेन, बुक पेन रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है भाई, बुक पेन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं भाई। आप लोग नाम बहुत ज़बरदस्त रखते हो। सिकंदर ठीक है, ओके, चलिए ठीक है भाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है। फोटोसिंथेसिस आपकी ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स में होती है, ठीक है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस कहां होती है, ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होता है, जो आप पढ़ते आए हो आज तक कि क्लोरोफाइल में फोटोसिंथेसिस होती है। पहले होता है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन पिगमेंट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और जो चीज आप देखना चाहते हो कि क्लोरीन रिंग कहां होती है, क्लोरोफाइल के अंदर क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस ओकर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और इसके अंदर होगा क्या, क्लोरीन रिंग, क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होगी। और क्लोरीन रिंग की बातें हमें करनी है, क्लोरीन रिंग की बातें हमें करनी है, उसकी बातें हमें समझनी है, क्योंकि ये ही तो केमिस्ट्री से लिंक कर रहा है सारी चीज। अब केमिस्ट्री लेकर आए हैं तो हम उसको कंपोनेंट को भी देखेंगे कि जो मेजर कंपोनेंट है वो क्लोरीन रिंग है, उसकी कुछ बातें हमें ध्यान रख लेनी है और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाले भी ठीक है भाई, क्लोरोफिल भी ठीक है ना। चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो पूरा लेक्चर सीरीज जिन्होंने देखा है, मतलब A to Z जिन्होंने फॉलो किया है। फर्स्ट लेक्चर से सारे लेक्चर अभी तक देखे हुए हैं भाई। देखो, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज जाके देख लो। बोल दीजिए भाई। पेरोक्सिडेज भी हो चुका है, साइटोक्रोम भी हो चुका है भाई। चलिए ठीक है, एक बार आप वो जाके देखो प्लीज भाई, बुक पेन पूरा लेक्चर से एक बार हो चुके हैं, आप एक बार जाके देखो। ग्रेट सचिन, आई नो ये एस वाले हैं जो साथ दे रखे हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्लोरीन रिंग क्या होती है वो देख लेते हैं, क्लोरीन रिंग के बारे में बातें कर लेते हैं। ध्यान रखना, क्लोरीन रिंग किस तरीके से अलग होती है। पोरफायरिन रिंग अगर आपको याद है, पोरफायरिन रिंग अगर आपको याद है तो वहीं से ही कहानी शुरू करते हैं। देखो ध्यान रखना, पोरफायरिन रिंग के अंदर कितने डबल बॉन्ड थे, पोरफायरिन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कितने थे, हाँ 11 डबल बॉन्ड थे। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, कोई बताना चाहेगा। इसके अंदर हमारे 10 डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर Mg बैठा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर Mg बैठा हुआ होता है, 10 डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात लिख लेना। क्या ये क्या है, क्लोरीन रिंग है। और अंतर कब आएगा, इसके अंदर 10 डबल बॉन्ड होते हैं, 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ये बात ध्यान रखना, 10 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये है आपकी क्लोरीन रिंग, क्लोरीन रिंग यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 10 डबल बॉन्ड होते हैं, 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सिकंदर पाई इलेक्ट्रॉन बोलना ठीक नहीं रहेगा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप 10 डबल बॉन्ड बोल दीजिए। एक्स्ट्रा 1 5 मेंबर्ड रिंग भी प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा कहां से प्रेजेंट है भाई 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, चलिए, ग्रेट अंशुल वैष्णवी,
ये है आपका क्या, क्लोरीन रिंग Mg यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया है। एक बात और ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेशन आपसे एक बात पूछी जाए कि कॉन्जुगेशन सबसे बेहतरीन किसमें, किस किस में कॉन्जुगेशन सबसे बेहतरीन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोरफायरिन है और मेरे पास पोरफायरिन रिंग है, मेरे पास और कौन कौन सी रिंग है, हमने पूरी जनवरी में कौन कौन सी रिंग पढ़ी है, क्लोरीन रिंग पढ़ी है, क्लोरीन रिंग पढ़ी है, और मैंने कौन सी रिंग पढ़ी है भाई, कोरिन रिंग पढ़ी है, ये रिंग मैंने पढ़ी है। बताओ किसके अंदर क्या कंजुगेशन है, किसके अंदर कितना कंजुगेशन का ऑर्डर मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा कॉन्जुगेशन का ऑर्डर, बताना चाहेगा कोई भाई, कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या होगा? जैसे लिखा है वैसे ही तो होगा, यहां पर इस तरीके से होगा, 11 पाई बॉन्ड, 11 पाई बॉन्ड होते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर 11 पाई बॉन्ड, यहां पर 10 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, 6 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमने किस किस मेटल के साथ पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अंदर मेटल हमेशा से प्रेजेंट होते हैं, पोरफायरिन रिंग के अंदर मेटल प्रेजेंट होता है तब तो वो हेम बनती है। मैं ये कह रहा हूं कि इस रिंग को आपने किस किस मेटल के साथ पढ़ी है, एक बार वो भी ध्यान रख लो। इसको आपने आयरन के साथ पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोरफायरिन में हमेशा आयरन होता है, ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा मैं इस एरो से। मैं ये कह रहा हूं कि इसको पोरफायरिन रिंग को आपने आयरन के साथ पढ़ा है, क्लोरीन रिंग को आपने Mg के साथ पढ़ा है, इसको आपने किसके साथ पढ़ा है, कोबाल्ट 3+ के साथ, Mg+2 के साथ, और ये +2+3 दोनों ही में चली जाती है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है, Fe, Mg एंड कोबाल्ट, ठीक है। इसके साथ हमने इसको स्टडी किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमेशा मेटल में हमेशा इस रिंग में ये मेटल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कहने की, क्योंकि ये गलत बात है। हमने ये कहा है कि इसके साथ हमने इनको स्टडी किया है इस काम में, ठीक है भाई। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो यहां पर बेसिकली आपका बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट होता है। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात लेके चलते हैं, क्या, सोडियम और पोटेशियम पंप देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, Na पोटेशियम पंप। एक बार देखते हैं हमारे पास पेज कितने हैं। ठीक है भाई, यहां तक है हमारे पास। ये देखते हैं, Na के पंप, सोडियम पोटेशियम पंप कह लो, या फिर Na के एटीपेज कह सकते, ठीक है, ये कह सकते हो आप। ये क्या करता है, ये पंप मूव करता है सोडियम और पोटेशियम आयन को अंदर और बाहर, ठीक है। मैनी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, मतलब बहुत सारी, हाँ गेट का क्वेश्चन आया था वो, हाँ वो मैं लेके आया हूं भाई, वो मैं लेके आया हूं, गेट का क्वेश्चन भी करेंगे अंकिता जी, ठीक है, MSQ में था वो, है ना। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप सेल मेम्ब्रेन्स पे बैठा होता है, और पावर्ड किससे होती है, कौन इसको पावर करता है, एटीपी इसको पावर करता है, मतलब एटीपी इससे काम करवाता है। और काम क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम का अंदर बाहर का खेल ये खेलता है सोडियम पोटेशियम पंप। इट मूव्स द सोडियम एंड पोटेशियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज पावर्ड बाय द एटीपी, ठीक है। ये तो ऐड वाली बात हो गई, तो यहां पर लिख लेना, it moves the sodium and potassium ion inside and outside the cell, inside and outside the cell membrane, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। इट इज पावर्ड बाय, होता है ना, इट इज प्रेजेंटेड बाय, वैसे ही इट इज पावर्ड बाय
एटीपी, एटीपी से ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, देखो भाई यहां पर ये करता क्या है, तीन सोडियम को उठाएगा, ये उठाया, तीन सोडियम को अंदर से उठाएगा और दो के पोटेशियम को कहां से उठाएगा, आउटसाइड से उठाएगा, बाहर से उठाएगा, एटीपी होएगा यहां पर। और ये कन्वर्जन क्या हो जाएगी, तीन सोडियम अंदर से, शेल के अंदर से, इनसाइड से बाहर जाएंगे, तीन सोडियम इनसाइड से कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, दो पोटेशियम बाहर से कहां आएंगे, अंदर आएंगे, इनसाइड आएंगे, और एटीपी एडीपी में बदलेगा और हमें एक सिंगल फॉस्फेट देगा। मतलब क्या, तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम अंदर। सुनो तो सही भाई, तीन सोडियम करता क्या है, अंदर बाहर का काम करता है, तीन सोडियम अंदर होते हैं उनको बाहर करता है, दो पोटेशियम बाहर होते हैं उनको अंदर लेकर आता है। समझ में आया या नहीं आया? तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम अंदर, तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम अंदर, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, दो पोटेशियम आउटसाइड से इनसाइड मूव होते हैं। ठीक है, दो सोडियम इनसाइड से आउटसाइड, तीन सोडियम इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, सोडियम आयंस आउटसाइड जाएंगे और हमारे पोटेशियम आयंस इनसाइड जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको सिंपल बात से ये ध्यान रख सकते हो कि तीन सोडियम बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम अंदर आते हैं, तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम अंदर। समझ में आया सारी बातें या नहीं आई भाई, बताइए तो सही। 11 क्या बता रहे हो आप? वैष्णवी, आई थिंक आप पीछे से पढ़ रहे हो। चलें आगे। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो प्लीज आइए क्वेश्चन करते हैं हमारे। ये वाला तो क्वेश्चन आई थिंक हमने कल ले लिया था। हाँ, ये क्वेश्चन बताएं मुझे। इफ एन एंजाइम फिक्सेस N2 इन प्लांट्स बाय इवॉल्विंग H2, ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में H2 रिलीज होती है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है उसमें H2 लेते हैं और अमोनिया बनाते हैं, मगर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें N2 फिक्सेशन जो प्रोसेस है हमारी, जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो इवॉल्व करती है H2 को। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एसोसिएटेड विद दैट। CSR नेट जून 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि रिएक्शन जो हो रही है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एसोसिएटेड हैं उसको मुझे बताओ। मैंने अभी अभी बताया था 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं, 16 एटीपी एसोसिएट होते हैं। एटीपी को भी कभी मत भूलना, 8 एंड 8 आंसर इसका आएगा। क्या होता है भाई, 8 और 8, 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन में। इंटरमीडिएट कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। एटीपी कितने यूज होते हैं, 16 एटीपी यूज होते हैं। और एटीपी क्या करते हैं, काइनेटिकली फिजिबल बनाते हैं रिएक्शन को। थर्मोडायनेमिक की बात नहीं करेंगे, काइनेटिकली फिजिकल बनाते हैं रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एनर्जी गैप। क्लियर है? CSR नेट 2013 का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बताएं, गेट 2021 का था। दिख नहीं रहा क्या आपको? जस्ट सेकंड फिर भाई।
अब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बताएं भाई। एमएसक्यू है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है भाई? एमएसक्यू है। मल्टीपल सेलेक्टिव आंसर था। क्या था? मल्टीपल सेलेक्टिव आंसर था। और डेफिनेटली ये पढ़ोगे तो मल्टीपल सेलेक्टिव आपको दिखेगा। ठीक है। यस शिवांश, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो भाई क्या हो रहा है, हमारा प्रोटीन जो Na पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम बाहर। 3 सोडियम बाहर मतलब बाहर में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। अब बाहर में सोडियम की कंसंट्रेशन कहां कहां ज्यादा थी? ये वाला ऑप्शन ठीक है कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 3 सोडियम बाहर मतलब बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। 3 Na इनसाइड से कहां जाएंगे? आउटसाइड जाएंगे। मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी? बाहर ज्यादा होगी। बाहरी दुनिया में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है। दो पोटेशियम दो पोटेशियम आउटसाइड से कहां जाएंगे भाई? इनसाइड जाएंगे। इनसाइड जाएंगे मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा? इनसाइड में ज्यादा। मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। इसका आंसर क्या था? ए और सी इसका आंसर था। ए एंड सी विल बी द आंसर। समझ में आया या नहीं आया भाई? इक्वल नहीं होता भाई, 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये लिखा हुआ है यहां पर। कहां गया वो? ये रहा। 3 सोडियम अंदर से बाहर, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर। तो मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी? इनसाइड द शेल ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आया प्लीज एक बार मुझे बताओ। सारी बातें क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? पहले ये बताओ कि आपको बायो इनऑर्गेनिक पूरी सीरीज सही लगी, सब कुछ समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारी बायो इनऑर्गेनिक की सीरीज थी। बायो इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन, बायो इनऑर्गेनिक के जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने यहाँ पर आई होप सब कवर करे होंगे। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे।
ठीक है, चलिए ये हमारा कवर हो गया है। ठीक है भाई, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, व्हाट, किस चीज़ का आंसर? IIT JM के PYs कर दो सर। PYQ की सीरीज चल रही है भाई। यस, ओस्मोसिस, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ जी हाँ जी, ओस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा दो। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे भाई, चलिए वो भी देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करो, है ना, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विल मीट सून। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नए नए टॉपिक के साथ। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करो, है ना, अच्छे से तैयारी करो भाई। ठीक है भाई, सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं, जो लोग लगातार जुड़े रहे उन लोगों को भी धन्यवाद, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद। ठीक है, चलो, ध्यान रखो अपना, अच्छे से तैयारी करो। मोटिवेशन दे दीजिए, किस एग्जाम को क्रैक करना है आपको पिताजी? वैष्णवी के आंसर अब आ रहे हैं, वो पीछे ही से देख रहे हैं। देखो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा तो मोटिवेशन ये है कि सारे ही एग्ज़ाम पास है। ठीक है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तारीखें गिनते रहो, है ना, कैलेंडर पे टिक मारते रहो, आज का दिन हो गया, आज वेस्ट हुआ या बहुत अच्छा गया, वो सब लिखते रहो, देखते रहो कि क्या क्या दिन यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं, सारे दिन आपको यूटिलाइज करने हैं ना। कितना, एक महीना, डेढ़ महीना भी नहीं है। अगर आप नेट दे रहे हो तो अभी आपकी नेट की डेट, एग्ज़ाम आने वाला है, ये नहीं पता कि किस तारीख को होगा। मे बी वो 29 हो जाए, 15 फेब को हो जाए, 18 फेब को हो जाए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब चाहते हो कब हो। लेट सपोज 29 को ही हो गया, तो अब कितने ही दिन बचे हैं हमारे पास, एक महीना, है ना। तो एक एक दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, मैक्सिमम पहला तो ये करो, और प्लीज़ रिवाइज करो। मतलब अगर आप रिवाइज कर रहे हो, मैक्सिमम चीज़ें आपको ध्यान है ना, तो आपके क्वेश्चन वहाँ पर लग जाएंगे, वहाँ पर आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। और फिजिकल जो है वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना, फिजिकल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें जितना ज़्यादा होगा रिवाइज करो। लास्ट के 15-10 दिन, 10-15 दिन तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी। ये तो हर कोई कहता है कि कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके ही काम आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो करते रहो। और बाकी एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टाइम बाद हो रहा है ना, इसलिए थोड़ों लोगों में थोड़ा सा वो है कि बस ये बार हो जाए, कि अब पता नहीं कब होगा इसके बाद। इतने लोगों में डाउट भी बहुत सारे हैं, तो वो डाउट मत रखो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बस बाकी मोटिवेशन, खुद से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता भाई। आप ही लोग आप अपने आप को मोटिवेशन कर सकते हो कि जो सफलता आपको मिलेगी वो आपकी खुद की होगी। ठीक है, लगे रहो, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना भाई, सेहत सही रहेगी तो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। ठीक है, चलिए, ओके वैष्णवी जी, बी आंसर है।